पर्सन सेंटर थेरेपी हमारी चल रही थी, इसे उर्दू में मौक्कल मुर्तकिज़ इलाज कहते हैं। आज हम करेंगे गोल्स ऑफ पर्सन सेंटर थेरेपी। क्या मकसद है? हमने अपने क्लाइंट की थेरेपी के दौरान कुछ गोल्स सेट किए होते हैं। नंबर 1, बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड। हम अपने क्लाइंट को सेल्फ डायरेक्टेड करना चाहते हैं। आमतौर पे डिस्टॉर्शंस और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बिना पर हमारा क्लाइंट जो है वो दूसरों से डायरेक्शन डिक्टेशन लेने का आदी हो जाता है। वो खुद को खुद डायरेक्ट नहीं करता। इसीलिए ये नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है कि इसमें साइकोलॉजिस्ट भी डायरेक्शंस नहीं देगा, हदायत नहीं देगा। ठीक है। नंबर 2, इंक्रीज पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड। इंक्रीज पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, नोट करें, सेल्फ रिगार्ड है। ठीक है। हम उसे सेल्फ स्टार्ट कर देंगे, उसे किसी के पुश की ज़रूरत नहीं है। वो समझ जाएगा कि उसे दूसरों की आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे उसकी तारीफ़ करें। ठीक है। हम उसे ये चीज़ बावर करवाएंगे, वाई यू वांट टू विन अदर्स अप्रूवल। नंबर 3, द क्लाइंट चूजेज द गोल्स। नंबर 3 क्या है? द क्लाइंट चूजेज द गोल्स। आपको पता है ये अप्रोच कोलैबोरेटेड है, कोलैबोरेशन है इसमें। तो साइकोलॉजिस्ट अपना डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करेगा, बराबरी का, इक्वलिटी का रिलेशन होगा उसे, और हम उसे अख्तियार देंगे कि तुम अपने गोल खुद सेट करो। हम अपने क्लाइंट को ये अख्तियार देंगे कि वो अपने गोल्स खुद सेट करे, चूज़ करे। इसके बाद होगा इंक्रीज द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द क्लाइंट। हम अपने क्लाइंट को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर देंगे। ये नहीं है कि वो इमोशनली अब हमारी विक्टिम हम उसे कर लें, इमोशनली अब हमारी बात सुनने लगा है, बल्कि हम उसके अंदर का जो इंसान है, जो पजमुर्दा है, परेशान है, हम उसे ज़िंदा करेंगे। हम उसे इंडिपेंडेंट करेंगे कि तुम डिसाइड करोगे तुमने कब खुश होना है, कब रोना है, कब हंसना है। ठीक है। होता क्या है, आमतौर पे जो क्लाइंट है वो अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में थमा देता। फिर वो जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वो सोसाइटी में कोई भी फर्द हो सकता है। ठीक है। तो होता क्या है कि वो तिगनी का नाच नचाता है जिसके पास रिमोट होता है। हम खुश होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फला फला या माशरा, हम रोते हैं उसी की वजह से। हमारा जीना मरना कोई दूसरा हो जाता है, हम खुद नहीं रहते। कितना ही अच्छा है कि हम अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें और ख़ुद को खुद ऑपरेट करें। सेल्फ डायरेक्शन, खुद को खुद ऑपरेट करें। जब मेरा दिल होगा खुश होने का, मैं खुश होऊंगा। ठीक है। अगर कोई दुख आ जाए, गम आ जाए, तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितनी देर गमज़दा रहना है, लोग नहीं डिसाइड करेंगे। तो आपको यही मशवरा है कि जब भी आप अपने क्लाइंट का किसी का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल गाइडेंस या हेल्प दे रहे हैं, तो आप उसे फुली फंक्शनिंग बनाएं, उसे ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, उसे ऐसा बनाएं कि वो नित नए एक्सपीरियंस करने के काबिल हो और वो अपना रिमोट कंट्रोल खुद ऑपरेट करे, बजाय किसी के पुश की ज़रूरत हो उसे, किसी की तवज्जो का वो मोहताज हो, किसी के वो चाहने ना चाहने उसका वो मोहताज हो। गॉट इट? फोकस ऑन द पर्सन नॉट द प्रॉब्लम। ये चीज़ हमें पीसीटी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें ये चीज़ सिखाती है कि हमने लोगों पर फोकस करना है, उनकी प्रॉब्लम्स पर नहीं। ठीक है। अच्छा, कोई भी मसला तब बनता है जब उसे मसले का दर्जा दे देते हैं हम, अदरवाइज कोई मसला नहीं होता। ज़रा सोचें, एक चीज़ किसी के लिए जीने मरने का मसला है, किसी दूसरे के लिए वो कुछ भी नहीं, कोई मान ही नहीं रखता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की रो रही है, ठीक है, कि मैं इससे फ़लाँ से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी शादी कहीं और हो रही है, या कोई ऐसा और सिनेरियो है, और आप वो मसरूफ़ देखते हैं तो आपकी हंसी निकल जाती है कि इसकी खातिर रो रही। वही शख्स उसकी आंखों का तारा है और आपको मजाक लग रहा है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने इसको मसले का दर्जा दे दिया। ठीक है, हम अपने क्लाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी पर मजबूर करेंगे। बी फ्लेक्सिबल इन योर एटीट्यूड्स, इन योर बिहेवियर्स। ठीक है, उसे फ्लेक्सिबल रहने की आदत डालेंगे, उसे एतदाल पे चलाएंगे। उसमें जो रिजिडिटी है ना, जो सुई फंस जाना, अपनी सुई फंसा ली एक बंदे पे कि बस मुझे चाहिए तो ये चाहिए, ये वाला आज की आदत ख़त्म करेंगे। कभी किसी वक्त में अपनी एज, अपनी लाइफ के दौरान कभी तो उसने ये चीज़ सीखी है कि रिजिड हो जाना, ज़िद कर लेनी है। अल्लाह ताला उसे 10 लाख देना चाहता है और वो 10,000 के पीछे मर रहा है, नहीं मुझे चाहिए ही है। अब किसी से कह दो ना कि भूल जाओ उसे, उसमें क्या रखा है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। नहीं मुझे अच्छा चाहिए ही नहीं, मुझे तो वही चाहिए। ऐसे अजीबोगरीब आपको जवाब मिलेंगे। तो ये किस वजह से है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है रिजिडिटी, रिजिड हो जाना, सुई फंस जाना। ये आदत कैसे पैदा हो जाती हैं? ये बचपन से ही कहीं शुरू होती हैं ये पैदा होनी। तो हमने अपने क्लाइंट की रिजिडिटी को ख़त्म करना, फ्लेक्सिबिलिटी कर देनी कि वो अपने कामों में, अपने रवैये में, अपने किरदार में एक लचक रखें। वो सोचे कि मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ लाइफ में और मैं पूरी जान लगाऊंगा ये करने को। अगर ये ना हुआ तो इट्स ओके, मरा नहीं जाऊंगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई ये सोचे कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में 70+ मार्क्स लूँगी और जब आपका रिजल्ट आए 70+ मार्क्स ना हो तो आप रोना धोना शुरू कर दें, हालांकि 70 वाली लाइन में हो, 70+ ना हो तो आपको बहुत तकलीफ हो। वजह रिजिड होना। आपने सोच ही लिया कि मैं, अच्छा ऐसा क्यों? आपने क्यों सोच लिया ऐसा? हम अनकॉन्शियसली अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, मेरा ये स्टैंडर्ड है, मुझे इतना मिलना चाहिए, दूसरों को चाहिए मेरे से जब भी बात करें तमीज़ से के दायरे में करें। कहाँ लिखा है कि आपका पैदाइशी हक है कि आपको इज्जत से हर कोई पुकारे? हर किसी ने अपने ज़र्फ़ के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। आप कौन होते हैं किसी दूसरे के दिल में, जहन में अपने लिए इज्जत डालने वाले? क्या आपको समझ आ रही बात? तो फिर आपने एक्सपेक्ट कैसे कर लिया कि सारे लोग मेरे से अच्छा ही बोलें, सारे लोग मुझे आंखों का तारा बना के रखें? ऐसा इस वजह से होता है, जब हम छोटे होते हैं तो छोटा बच्चा जो है वो घर का लाडला होता है, घर में वो बादशाह की हैसियत रखता है। और जब वो स्कूल जाता है, स्कूल जाना शुरू होता है तो वहाँ तो ऑलरेडी कई बादशाह और भी आए होते हैं। फिर बादशाहों का एक मैच पड़ता है, कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं। वो बच्चा जो घर में बात मनवा रहा था, स्कूल में भी वो वैसा एटीट्यूड जब शो करवाता है तो प्रॉब्लम आती है। फिर उसका जो बिहेवियर है वो रिजिड होना शुरू हो जाता है। तो इसका हल क्या निकलेगा? इसका हल ये होगा कि माएँ अपने बच्चों को रिजिड ना करें, उनको ऐसी हैबिट्स ना बनने दें उनकी कि वो रिजिड होना शुरू कर दें। गॉट इट? उसके बाद हमने क्या करना है? हमने गोल सेट करना है, क्रिएट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर पॉजिटिव ग्रोथ। हमने अपने क्लाइंट की पॉजिटिव ग्रोथ पर तवज्जो देनी है। हमने हर वो काम करना है जो उसकी पर्सनैलिटी को निखारे और पॉजिटिव ग्रोथ का बायस बने। ठीक है? वो जो नेगेटिविटी उसके अंदर है, हर चीज़ में वो नेगेटिव पहलू ढूंढ लेता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, सारा इवेंट बहुत ही अच्छा है, वो फिर भी वो हैबिचुअल हो चुका है, उसकी आदत बन चुकी है कि वो कीड़े निकालता है हर चीज़ में और कंट्रोल करना चाहता है। सारी दुनिया मेरे से पूछ के चले, सारी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चले। वेयर इज रिटन दैट? ये कहाँ लिखा है कि आपके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चले, मन चाहा ही मिले आपको? ऐसा नहीं होता, हमेशा मन चाहा नहीं मिलता। गॉट इट? इसमें पॉजिटिव ग्रोथ पे तवज्जो देनी है। डेवलप ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस। हमने उसे नित नए एक्सपीरियंस करने के काबिल बनाना है। ट्रस्ट इन दैट, ठीक है, उस पर भरोसा करना ताकि वो भी खुद पे भरोसा कर सके। इंटरनल सोर्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये बहुत चीज़ अहम है। इंटरनल सोर्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
एक चीज होती है फियर ऑफ इवैल्यूएशन। क्या होती है? कल हमने सीखा था कि हम अनकॉन्शियसली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं खुद को दूसरों की आंखों से। दूसरा हमें जितने पानी में समझता है हम भी उतने पानी में समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि छोटे होते ही ये चीज़ आ जाती है, फियर ऑफ इवैल्यूएशन आ जाता है। स्कूल में भी, किसी फंक्शंस में भी, घर में भी, कि मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे इवैल्यूएट किया जा रहा है, मुझे परखा जा रहा है, मुझे जांचा जा रहा है, कहीं मैं बुरा ना लग जाऊं, कहीं मेरे अल्फाज ना किसी को बुरे लग जाएं। ठीक है, मेरा अच्छा इमेज पड़ना चाहिए हमेशा पूरी दुनिया पे। ये चीज़, ये डर, ये जो इवैल्यूएशन का डर है, ये डबोता है। ये आपकी जो ग्रोथ है उसे रोक देता है। पॉजिटिव ग्रोथ तो नहीं ऐसे होगी। तो आम तौर पे जो क्लाइंट है उसका ये बहुत बड़ा मसला होता है कि वो इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इवैल्यूएशन रखता है। वो अपने आप को इवैल्यूएट करने का जो पैमाना रखता है ना, वो इंटरनल नहीं रखता, एक्सटर्नल रखता है। दूसरे उसे जो कह दें वो मानता है। दूसरों ने कह दिया आज तुम बड़े अच्छे लग रहे, दूसरों ने कह दिया कि तुम तो बकवास आदमी हो। ठीक है, दूसरों ने आपसे ऐसे पेश आए जैसे आप लूज़र हैं। आपने भी वही नेगेटिव सेल्फ लेबल लगा लिया, आई एम ए लूज़र। ठीक है, और एक कुएं के मेंढक बन के बैठ गए। ये आपकी ग्रोथ को रोकेगा। ग्रोथ इज़ पेनफुल, ग्रोथ पेनफुल है। हमने अपने क्लाइंट को कंफर्ट जोन से निकाला। वो कंफर्ट जोन जो उसने अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींचा हुआ, उस दायरे में रहता हो। समझ नहीं बात? तो जिंदगी जो है वो कंफर्ट जोन के बाहर शुरू हो रही है, कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है। ठीक है, इस जिंदगी में अगर आप जीना चाहते हैं तो आप बेआराम हो। आराम आपको जीने नहीं देगा। सही है? एंड विलिंगनेस टू कंटिन्यू ग्रोइंग। हम अपने क्लाइंट को तैयार करेंगे कि वो उसकी मर्जी शामिल हो जाए, कि वो विलिंग हो आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। अपने आप पे ठप्पा लगा के ना बैठ जाए कि बस। ठीक है, इसमें भी मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है, उस इशू को वो रोग बना लेते हैं। ऐसा रोग बनाते हैं कि फिर अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी पीछे की तरफ जाना शुरू कर देते। कोई मिसाल आपके जहन में आ रही? फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की जिसमें बहुत सलाहियतें हैं, ठीक है, जो किसी जगह जॉब करती है, पढ़ाती है या कोई और जॉब है, जिसकी शक्ल सूरत भी काफ़ी बेहतर है, जिसमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, ठीक है, जो तवाना है, जो बड़ी खुश नज़र आती है। उससे सारे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी, कोई है या नहीं है। ठीक है, और वो इस चीज़ को वो रोग बना लेती, अपनी शादी के इवेंट को लेके वो रोग बना लेती कि ये तो ज़रूरी हो गया है। ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि लोग पूछते हैं। या एक वो नौजवान जो बेरोज़गार है, जिससे हर कोई पूछता है हाँ भाई आजकल क्या हो रहा है, और उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर वो कहता है वेले, तो सोसाइटी से अच्छा तू फलाह कर ले, तू ऐसा कर ले, तो वो अपने आप को छुपाता है, घर में रहता है या कहीं दोस्तों में रहता है। एक कंफर्ट जोन, एक उसने एक डिफेंसिव मैकेनिज्म अपने इर्द गिर्द फैला लिया। डिफेंसिव हो गया ना, वो फुली फंक्शन कैसे हो सकता है? उसने अपने इस रोज़गार के या किसी और चीज़ के एहसास को एक रोग बना लिया। एक वो खातून जिसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो खातून मिलती है वो यही पूछती है कि हाँ जी कोई खुशखबरी। अभी उसकी शादी को ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, लेकिन उसके एक खौफ का अलामत उसने तारी कर ली है, और बस अब उसे सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा करना ज़रूरी हो गया क्योंकि उसने माशरे को अपना दिखाना है, ताकि माशरा उससे मज़ीद सवाल ना कर सके। क्या आपको समझ आ रही? ये जो चीज़ें हैं ये उसे ग्रो करने से रोकती हैं। वो अपनी ज़ात पे एक ठप्पा लगा लेगा, एक रोग बना लेगा उस चीज़ को। वो अपने दिन का 70% उसी चीज़ को सोचेगा।
कि वो मेरे पास जॉब नहीं है, फ़लाँ शादी पे जाऊँ ना जाऊँ, वहाँ पूछेंगे वहाँ फ़लाँ उनका बच्चा तो जॉब करता है, उनकी बेटी की जो औलाद है वो उसकी तो ऐसे ऐसे शादी होगी, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ, मुझे वो, ठीक है, किन नज़रों से देखेंगे। अच्छा, लोग नज़रों से देखेंगे, जैसी भी नज़रों से हों। अच्छा, लोगों ने चाहे उस नज़र से देखा भी ना हो, जो बंदा जिसने रोग पाल लिया है ना अपने अंदर, वो सोचेगा अच्छा ये यकीनन सोच रहा होगा कि इसके बच्चे नहीं, ये यकीनन सोच रहा होगा इसके पास रोज़गार नहीं, ये यकीनन अब यही सोच रहा होगा कि ये तो इसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, क्या आपको समझ आ रही बात? वो जीना छोड़ देगा, जी रहा है लेकिन एक बोझ ही है उस धरती को, जी ना जीने के बराबर है। तो ऐसे क्लाइंट जो हैं, आप उनको पीसीटी की ये जो 6-7 टेक्निक्स हैं कि आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड उनको दें, आप उनका सेल्फ डायरेक्शन का सिस्टम बहाल करें, आप उनको इंटरनल सोर्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बताएं कि आप खुद इवैल्यूएट करें खुद को, दूसरा क्यों इवैल्यूएट करे, दूसरा आके आपको बताएगा कि आप अच्छे हैं बुरे हैं और आप यकीन कर लेंगे। बहुत से लोग हमें आके कहते हैं कि आप बातों से कैसे इलाज कर लेते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप मेडिसिन नहीं देते, आप बातों से आप कहते हैं ये टेक्निक्स हैं इनके थ्रू इलाज हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? तो उनको मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ कि आप एक 5 स्टार होटल में बैठे खाना खा रहे हैं, ठीक है, और आपके थोड़ा सा फासले पे एक टेबल पे एक शख्स खाना खा रहा है और वो अचानक से ही प्लेट पीछे कर देता और कहता है कि इसमें छिपकली की दुम निकली है, वो तर्क कर देता खाना। आपका क्या हाल होगा? अभी आपने 2-4 ही चम्मच लिए हैं, आपका क्या हाल होगा बताएं मुझे? चुप करके खा लेंगे? क्या होगा? वॉमिट कर देंगे या फिर आपका दिल नहीं करेगा। चाहे वो शख्स आपका खाला का बेटा था जिसके छिपकली की दुम निकली, जिसने कहा, वो एक अनजान बंदा है, लेकिन आपने उसके इन अल्फाज को कितनी अहमियत दी ना, अनकॉन्शियसली आपने उसके झूठ को भी सच आपको बता दिया गया। मैनेजर आपके पास आया, उसने कहा कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं, वो ऐसे ही कर रहा था, फिर भी आपका, वो पंजाबी में कहते हैं, दिल चढ़ जाएगा। दिल चढ़ जाएगा ना? जब दिल चढ़ जाएगा, ये दिल क्यों चढ़ा, इसका जवाब मुझे दें। ये उसकी बातों की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि बातें अपना बहुत ज़्यादा असर रखती हैं, ठीक है। अगर बातें इतना डाउन किसी को कर सकती हैं तो बातें ही इतना अप भी किसी को कर सकती हैं, अबाउट भी कर सकती हैं, ठीक है। आपके अल्फाज किसी गिरे हुए में जान डाल दें, आपके अल्फाज की चाशनी किसी गिरे हुए को उठा दें, इससे बड़ी क्या बात है। तो अल्फाज जो हैं इनके कई कई मानी होते हैं, अगर आप इनको सोचते रहेंगे तो आप ज़ख्मी हो जाएंगे, और अगर आप इनको अच्छे मानी पहनाने के आदी हो जाएंगे तो आप बच जाएंगे। जैसे कि कोई आपको गलत समझ रहा है किसी भी बात को लेके, आप वैसे नहीं है जैसा आपको समझा जा रहा है, आपने अपना मौक़िफ़, अपना माफ़ी ज़मीर शेयर किया कि नहीं ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये बात नहीं है, असल में ये बात है, अगला बंदा फिर भी यकीन नहीं कर रहा, तो आपको सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोशिश की, दैट्स इट। लोगों ने वही समझना होता है जो वो समझना चाहते हैं, लोगों ने वही सुनना होता है जो वो सुनना चाहते हैं, लोगों ने वही देखना होता है जो वो देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब है आप भी वही देखना सुनना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी हर कोई तारीफ़ करें, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, सारे तो नहीं आपकी तारीफ़ करेंगे, तो आप क्यों सबकी अप्रूवल चाहते हैं? गॉट इट? Assessment. Although there is some disagreement among person-centered therapists as to whether psychodiagnosis is appropriate in therapy. अच्छा, पीसीटी के जो माहिर हैं उनमें एक उलझन है, उनमें एक ये चीज़ पाई जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि साइकोडायग्नोसिस ज़रूरी है, यानी कि नफ्सियाती तशख़ीस ज़रूरी है, और कुछ लोग कहते हैं नफ्सियाती तशख़ीस ज़रूरी नहीं, ठीक है। और आपको पता है इस थेरेपी का जो डेवलपर है, जिसने ये डेवलप की है, कॉरल रोजर, उसने भी कुछ टेक्निक्स पहले बनाई थी जिससे वो अपने क्लाइंट को असेस करता था।
लेकिन बाद में उसने ये चीज़ साबित की कि असेसमेंट नहीं करनी, डायग्नोसिस को फोकस नहीं करना, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी क्या है, क्लाइंट की फंक्शनिंग पर फोकस करना है। क्या ये बात समझ आ गई? ये लिख लेंगे आसानी से। असेसमेंट में क्या लिखेंगे आप कि माहिरीन के दरमियान ये मुतनाज़ चीज़ है कि इस थेरेपी में हम क्लाइंट की असेसमेंट में उसकी नफ्सियाती तशख़ीस करेंगे या नहीं करेंगे। और पहले कार्ल रॉजर ने भी टेक्निक बताई थी कुछ तशख़ीस करने की, लेकिन बाद में उसने कहा कि तशख़ीस करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्लाइंट पर फोकस करना ज़रूरी है, क्लाइंट की फंक्शनिंग चेक करनी है। गॉट इट? इसके बाद है नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस फॉर क्लाइंट चेंज। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट में चेंज आए तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है जिसकी वजह से क्लाइंट में चेंज आ सकता है। कंडीशंस फॉर क्लाइंट चेंज। अच्छा, एक आइडियल क्लाइंट कौन होता है? आइडियल क्लाइंट वो होता है जो ना सिर्फ पढ़ा लिखा हो बल्कि जवान भी हो, यंग हो, क्योंकि वो आपको आसानी से आपको समझ सकेगा। ठीक है, बच्चे या बूढ़े आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है, सारी की सारी थेरेपी का जो इन्हसार है वो इस चीज़ पर है कि क्लाइंट आपको अंडरस्टैंड करे। आप फॉर एग्जांपल गर्मजोशी से पेश आ रहे हैं, क्लाइंट उस गर्मजोशी को महसूस कर सके। अगर महसूस नहीं कर रहा तो उसमें चेंज नहीं आएगी, और अगर आपकी तरफ से गर्मजोशी दी नहीं जा रही फिर भी चेंज नहीं आएगी। इसमें नंबर 1 होगा साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट। नंबर 1 क्या होगा? साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट। ये कौन सा कॉन्टैक्ट होगा? A relationship must exist so that two people may have impact on each other. साइकोथेरेपिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का एक अपने क्लाइंट के साथ कांटेक्ट होगा, एक प्रोफेशनल रिलेशन होगा। गॉट इट? और वो बराबरी पर होगा। इस थेरेपी में, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये ऐसा होता है। ठीक हो गया? इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल कांटेक्ट। ये कांटेक्ट क्या करता है? इसमें शेयरिंग होती है, कुछ अपने तजर्बात शेयर करता है साइकोलॉजिस्ट, कुछ क्लाइंट अपने तजर्बात शेयर करता है। आपको पता है बाकी थेरेपीज में साइकोलॉजिस्ट अपनी पर्सनल बातें नहीं बता सकता। ठीक है, ये नहीं, अच्छा नहीं समझा जाता। इससे क्लाइंट को एक मैसेज आता है कि ये तो खुद ही ऐसा अजीब सा, ये मेरा क्या इलाज करेगा। ठीक है, जबकि ये जो पीसीटी के माहिर हैं ये इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप अपना रख सकते हैं एक्सपीरियंसेस सामने क्लाइंट के, ताकि क्लाइंट को आसानी मिल सके। पुट योर क्लाइंट इनटू ईज। अपने क्लाइंट को आसानी देने के लिए आप बता सकते हैं उसे। नंबर 2, इनकॉन्ग्रेंस इन द क्लाइंट। इनकॉन्ग्रेंस इन द क्लाइंट। फॉर चेंज टू टेक प्लेस, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट में चेंज आए, अ क्लाइंट मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी। क्लाइंट आमतौर पर हमले की जद में होता है। किस चीज़ में होता है? नफ्सियाती बीमारियों का हमला उस पर हो रहा होता है। उसकी वजह उसका माजी हो सकता है, उसका हाल हो सकता है, उसके बचपन के वाक़यात हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने क्लाइंट की वल्नरेबिलिटी, उसकी ओवर सेंसिटिविटी पर काबू पाने में उसकी मदद करनी है। ठीक है? देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन इंडिविजुअल्स व्यूज़ ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। ये चीज़ आप समझ लें। आमतौर पर हमारा क्लाइंट जो चीज़ें, जो अतकादात, जो बिलीफ अपने बारे में रखता है वो हकीकत से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक क्लाइंट है,
वाई, ठीक है, ये हमारे पास आता है और ये अपने सेल्फ को शेयर करता है हमारे साथ। मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, असल में मैं हूँ ऐसा, ये है वो है, ठीक है। और आप जब इसकी तशखीस करते हैं या जब आप इसके साथ सेशंस करते हैं तो आप जो मालूमात आपको मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि असल में ये मिस्टर वाई ये नहीं है, ये है, ठीक है। समझ के बात? मैं दोबारा बताता हूं। एक होगा आइडियल सेल्फ, एक होगा रियल सेल्फ। एक वो है जो अक्सा है, एक वो है जो अक्सा बनना या दिखना चाहती है। दोनों में फर्क है ना। तो हमारा क्लाइंट भी है कुछ ना कुछ, लेकिन वो कुछ और दिखना चाहता है या बनना चाहता है। वो हमें पेश करता है अपना आप कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये है वो है। तो आप उसके दो सेल्फ के दरमियान डिस्क्रिपेंसी, फासला, ठीक है, वो आप जान लेते हैं। असल में ये जो फासला होता है यही डिप्रेशन होता है, यही एंग्जाइटी होती है, यही साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होती है कि वो नफ्सियाती हमलों की जद में होता है, नफ्सियाती बीमारियों के हमलों की जद में होता है। इस वजह से उसमें मिसमैच है, वो कुछ है और कुछ बनना और चाहता है। मैं मिसाल देता हूँ, शहरबानो यहाँ बैठी हैं और इनकी ख्वाहिश हो कि ये अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाए। ये शहरबानो और इनकी ख्वाहिश बोर्ड छोटा है, वो कोने में, ठीक है। क्या आपको समझ आ रही? इनका आइडियल सेल्फ कि मैं ऐसी दिखूं, मैं ऐसी हूँ, सारे लोग ऐसा मेरे साथ पेश आए, ये इनका क्या है? आइडियल सेल्फ है। तो होता यह है कि आम तौर पे वो फर्क जो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में होता है, अगर वो ज़्यादा फर्क हो तो परेशानियाँ, नफ्सियाती बीमारियाँ, दर्दें, ठीक है, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। क्या आपको समझ आ रही बात? तो हमने अपने क्लाइंट का ये आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में जो इख्तलाफ है ये ख़त्म करना है। समझने बात? कैसे ख़त्म होगा ये? वो जो अपने आप से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए ना, बड़ी बड़ी तवक्कुआत, ठीक है, ख़त्म नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा अचीवेबल गोल सेट करने को कहेंगे उसे, कि ऐसे गोल्स सेट करो, अपने आप से ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता करो जो पूरी हुई दिखें, जो अचीवेबल हो, जो रियलिटी बेस्ड हो, ठीक है। ऐसी ना हो कि जो आप वो क्या कहते हैं, शायर कहता है, कैसी ख्वाहिश कि मुट्ठी में समंदर होना, ठीक है, कि आपकी ख्वाहिशात जो हैं, सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात का तो कोई म्यार नहीं, बढ़ती रहती, और आपकी ख्वाहिश ये हो कि मैं अपनी इस छोटी सी लाइफ में इतना कुछ कर लूँ, अपनी छोटी से इस मुट्ठी में पूरे समंदर को कैद कर लूँ। तो ये पॉसिबल नहीं। तो हम उसे कहेंगे कि चादर देकर पाँव फैलाओ। अपनी ख्वाहिशात को इतना ज़्यादा तवील करोगे, जितनी ख्वाहिशात तवील उतना ही साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़हनी मसाइल ज़्यादा आएंगे। क्या आपको समझ आ रही? हम उसे मारना नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखें, ठीक है, लेकिन उनको फ़र्ज ना कर ले कि अगर ये ना हुआ तो बस मैं तो गया, ठीक है। अपना रंग गोरा करने की कोशिश कर ले, अपने आप में क्वालिटीज़ पैदा कर ले, लेकिन ये ना सोचे कि अगर ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वाली फीलिंग से उसे छुटकारा दिलाना है। क्या आपको समझ आई बात? उसके बाद है इंक्लूडेड वुड बी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, इसके बारे में उसने बताया है कि वो कई किस्म की होती है। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। ऑल दो इंडिविजुअल्स में नॉट बी अवेयर एट फर्स्ट ऑफ देयर इनकॉन्ग्रेंस और वल्नरेबिलिटी। आमतौर पे क्लाइंट जो है वो पहल इन चीज़ों से अवेयर नहीं होता कि उसे कोई नफ्सियाती मसाइल का सामना है या वो हमले की जद में है। जब वो किसी से थेरेपी करवाता है फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अच्छा, मैं असल में यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट मेरे इस सोच में है।
अगर मैं ऐसा सोचने के बजाय ऐसा सोचूं तो मामला ठीक है। ठीक है। इसके बाद है थर्ड हेडिंग, कॉन्ग्रेंस एंड जेन्युइननेस। थेरेपिस्ट आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। थेरेपिस्ट को पता होता है अपना भी और क्लाइंट का भी। दे आर अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स। वो अपने क्लाइंट की फीलिंग्स से भी आगाह होता है। देयर एक्सपीरियंसेस, उसके तजर्बात से भी आगाह होता है। एज दे रिलेट टू द क्लाइंट, वो अपने तजर्बात भी अपने क्लाइंट से रिलेट करता है। एंड दिस जनरल रिएक्शन टू द क्लाइंट, थेरेपिस्ट आर ओपन टू अंडरस्टैंडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल एज दोज ऑफ द क्लाइंट। ना सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट अपने एक्सपीरियंसेस को समझता है, उसे उसके भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, बल्कि वो क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस को भी ज़्यादा डिटेल से जानता है। नंबर फोर्थ, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एक्सेप्टेंस। द थेरेपिस्ट डज नॉट जज द क्लाइंट। कभी भी साइकोलॉजिस्ट जज नहीं करता। जज कौन करता है? जज करता है। जज ने जज करना है, साइकोलॉजिस्ट असेस करता है हमेशा। गॉट इट? बट एक्सेप्ट्स द क्लाइंट फॉर हु ही और शी इज। अपने क्लाइंट को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, जैसा भी वो है, जैसे भी उसके ख्यालात हैं, जैसा भी उसकी सोच के बगाड़ हैं, एज इट इज़। अच्छा, एक्सेप्टेंस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट की हाँ में हाँ मिलानी है, क्लाइंट जो कह रहा है वो सर आंखों पे, क्लाइंट की हर बात सच्ची है, ऐसा नहीं। एक्सेप्टिंग द क्लाइंट डज नॉट मीन दैट द काउंसलर एग्रीज विद द क्लाइंट, कि आप उसकी हर चीज़ से एग्री करते हैं, हर बात से। विद एक्सेप्टेंस ऑफन कम्स केयरिंग एंड वार्मथ। एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उसका ख्याल करते हैं, एक गर्मजोशी है। उसके बाद नंबर 5 है एम्पैथी। इसके बारे में मैंने डिटेल से बता चुका हूँ। पुट यूर फीट इनटू अदर्स शूज। आप अपने क्लाइंट की जगह खुद को रख के देखेंगे, फिर आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी क्लाइंट के मसाइल की। द थेरेपिस्ट enters the world of the client, leaving behind as much as possible his or her own values। अपने आप को एक तरफ रख। दुनिया में हर शख्स उतना ही परेशान है जितनी उसकी नज़र में दुनिया की अहमियत है।